हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये आज हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है और मैं जीएस की फैकल्टी हूँ हिस्ट्री के लिए। माय नेम इज़ याशना। आज जो है हम ब्रीफली देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम के लिए इंडियन हिस्ट्री को कैसे ट्रीट करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन क्लियर है और मेरी वॉइस क्लियर है। हम 1 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि सब ज्वाइन कर लें। अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है और आपको स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री ब्रीफली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। और आपने कमीशन का अगर सिलेबस रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि जो मॉडर्न इंडिया है उसके टॉपिक्स तो मेंशन है सिलेबस में कि इंडिपेंडेंस से पूछा जाएगा, नेशनल मूवमेंट से पूछा जाएगा, बट एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए ब्रीफली इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आज मैं एंशिएंट इंडिया में आपको बताऊंगी कि ब्रीफली हम क्रोनोलॉजी डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या एग्जाम के लिए पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़े से सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स जो है हम रेफर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको वॉइस या फिर स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी वॉइस और स्क्रीन में दिक्कत हो तो। चलिए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज जो है हमारा फोकस पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटीज में एक तो जो फैक्ट्स है वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी को ही रेफर करना चाहिए फैक्ट्स के लिए। स्पेशली हम मतलब गूगल की हेल्प ले सकते हैं या फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, बट हम उसे रीचेक किससे करेंगे? एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है, फिर एंशिएंट इंडिया के लिए आर.एस. शर्मा की एक बुक आती है, उसको हम रेफर करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो फैक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बिपिन चंद्रा की बुक्स है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सिलेबस में भी मॉडर्न इंडिया मेंशन है, तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे और हम फैक्ट्स को भी लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। आर्ट एंड कल्चर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? स्कल्पचर से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है, मटीरियल कल्चर से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेगी कि हमें कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में करना है, कौन से टॉपिक को सिर्फ ओवरव्यू देना है? वो सारी चीज़ें हम करेंगे थ्रू PYQs। जो PYQ है
हमें इसको अपना एक पिलर बना के रखना है, इसे हमें एज अ पिलर यूज करना है। एज अ पिलर यूज करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें अननेसेसरी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी टफ है और एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेशली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, आपको पता है जो हिस्ट्री है वो वैसे ही टाइमलाइन में इतनी वास्ट है, तो हम अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे 6 महीने तो हिस्ट्री पढ़ने में ही चले जाएंगे। तो हम स्मार्टली PYQ को यूज़ करते हुए हिस्ट्री को रीड करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एंड मिडिवल की क्लासेस लेटर होंगी, आज से जो है हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अगर सोर्सेज में आप सभी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम आपको PDFs भी प्रोवाइड कराएंगे, मैं क्लास के बाद भी जो है वो आपको PDFs प्रोवाइड करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे होंगे। बट मैं आप सभी से एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो आप एक रफ नोट बना लीजिए। कुछ चीज़ें क्या पता PDF में मेंशन ना हो या फिर आपको उस PDF से समझना है। अगर मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो आप उसको ब्रीफली रफली लिख लीजिए कि जब आप रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, तो जैसे आज से क्लास स्टार्ट हो गई है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप इसे PDF को एक बार रीड कर लीजिए या फिर नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि उसी टाइम में आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा और वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता है कि फैक्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हमें फैक्ट्स को लर्न करना है। चलिए अब हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। हम ब्रीफली देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है। ये पूरा जो है एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 6 लाख BC टू 647 AD तक। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड है ये किस पीरियड को बताता है, कौन सा एक ऐसा मेजर इवेंट हुआ था जिससे हमने यहाँ से हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और यहाँ से ख़त्म कर दिया है एंशिएंट हिस्ट्री को। हिस्टोरियंस ने ये क्या किया होगा, क्या किसी को पता है? जैसे इस पीरियड को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट होती है एंड डेथ ऑफ हर्षा द ग्रेट हर्षा रूलर, यहाँ पर एंशिएंट इंडिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड से डेथ ऑफ हर्षा तक हमारा एंशिएंट इंडिया है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होती है? पेलियोलिथिक से। अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है, व्हाट एग्ज़ाम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हम सब भी एग्ज़ाम से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि एग्ज़ाम क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री की। फर्स्ट, फैक्ट्स। एग्जाम हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें हिस्ट्री में एटलीस्ट फैक्ट्स याद होने चाहिए। देन क्रोनोलॉजी,
क्रोनोलॉजी क्या? किंग्स की क्रोनोलॉजी, किंगडम्स की क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे क्रोनोलॉजी में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं क्रोनोलॉजी में कि पर्टिकुलर किंगडम दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि फर्स्ट से लास्ट रूलर तक लगाइए या फिर लास्ट से फर्स्ट रूलर तक लगाइए। तो हम ब्रीफली किंग्स एंड किंगडम्स की क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। अब सपोज किसी किंगडम में 12 किंग्स आए, ये तो हम थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी में 14-15 आए या फिर जो वो डायनेस्टी बहुत लंबी चली, तो हम क्या करेंगे, जो मेन किंग्स है और फर्स्ट एंड लास्ट, इन किंग्स पर फोकस करेंगे। देन कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को, जो गलत ऑप्शंस है उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। ये स्पेशली प्री के लिए मैं बता रही हूँ। हम प्री प्लस मेंस करते हैं हमेशा, कभी भी प्री की तैयारी अकेले नहीं करते और मेंस की तैयारी अकेले नहीं करते, क्योंकि फोकस हमारा मेंस पे ही होता है। बट प्री के लिए क्या ज़रूरी होता है? फैक्ट ज़रूरी होते हैं, रोट लर्निंग थोड़ी ज़रूरी होती है, एंड मेंस के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं। देन करंट अफेयर। अब आप सोचेंगे कि हिस्ट्री और करंट अफेयर का क्या लिंक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे देखिए, आईवीसी का आपने नाम सुना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या 2000 प्लस साइट्स हमें मिली है, 2000 प्लस। अब ह्यूमनली ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2000 प्लस साइट्स जो है वो याद करें, और अगर कोई याद भी करता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वो वर्थ इट भी नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में करंट अफेयर्स की हेल्प लेंगे। जहाँ भी साइट्स के क्वेश्चंस आएंगे हम करंट अफेयर से लिंक करेंगे, 1-2 साल के करंट अफेयर से हम लिंक करेंगे कि देखेंगे कि ओके आईवीसी पे क्वेश्चन है, आईवीसी पे कहीं एक्सकेवेशन हुई है, तो उन साइट्स को हम लर्न करेंगे। कुछ तो साइट्स होंगी जो हमें लर्न करनी ही होगी, जो इंपॉर्टेंट साइट्स होती है। जैसे आईवीसी के एग्जांपल लूँ तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, लोथल, ये सारी साइट्स तो हमें याद करनी है, बट जो न्यूज़ में है उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन फोकस पॉइंट होगा वो करंट अफेयर्स की साइट्स पर होगा, हिस्ट्री में स्पेशली। और क्या करेंगे हम एंशिएंट इंडिया में, सारे जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स है हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे एरिया के हमें इम्पोर्टेंट जो किंगडम्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। सपोज जैसे हमें हर्षा के बारे में पता होना चाहिए, चोलास के बारे में पता होना चाहिए, पल्लवास के बारे में पता होना चाहिए, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री तो हमें पता होनी चाहिए। देन इन इम्पॉर्टेंट किंगडम्स की कैपिटल सिटीज़, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि हर्षा का जो हर्षा की कैपिटल थी वो फॉलोइंग में से कौन सी है, ठीक है। जब एक्सचेंज होती है या फिर चेंज होती है कैपिटल्स, तो वो कौन सी कैपिटल्स थी, तो हम कैपिटल्स पे भी ध्यान देंगे। देन फाउंडर एंड लास्ट रूलर, पोर्ट्स पे ध्यान देंगे। जैसे हमें पता है कि हमारा इंडिया ऐसा है ना, तो यहाँ पे कितने सारे पोर्ट्स है, एंशिएंट इंडिया से ही पोर्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्ट है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, या फिर इस टाइम पे जब ये पोर्ट बना था तो कौन सा रूलर था। देन टर्मिनोलॉजी, जैसे पूछ सकते हैं कि जैसे फनम पूछ लेंगे कि फनम है ये किससे रिलेटेड है,
कौन सी किंगडम से रिलेटेड है, या फिर इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम याद करेंगे। तो ओवरऑल ये सिर्फ एंशिएंट इंडिया के लिए नहीं, मिडिवल और मॉडर्न के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं सोर्सेस के बारे में, या फिर क्रोनोलॉजी समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? ओके, अब हम जल्दी से ब्रीफ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं एंशिएंट इंडिया की। प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्ट्री आएगी। अब प्री हिस्ट्री क्या होगा, इसमें स्टोन एज आ जाएगी। ठीक है, देन आता है हमारा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, साइट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, साइट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, रिवर्स पे क्वेश्चंस आएंगे, मटीरियल कल्चर पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हुआ तो इससे क्वेश्चन आएंगे। देन आईवीसी के बाद जो ब्रॉड टॉपिक है वो है वैदिक एज। अब वैदिक एज में हम क्या है, हम लेटर वैदिक भी पढ़ेंगे, अब वैदिक एज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, गॉड्स पर, कि विंड का गॉड क्या था, वाटर का गॉड क्या था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, सोसाइटी कैसी थी, कौन कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट थे, ये सारे क्वेश्चन वैदिक एज से पूछे जाते हैं। देन वैदिक एज के बाद आता है महाजनपदास। महाजनपदास में जो 16 महाजनपदास थी, उनकी कैपिटल, उनके रूलर, एंड जो महाजनपदास जब स्टार्ट हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। क्या आपको पता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई थी? जब महाजनपदास के पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट डाउन करके बताइए कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई थी इंडिया में। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आईवीसी के टाइम में हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। देखिए, महाजनपदास जब स्टैब्लिश हुए थे, उसी के साथ साथ क्या होता है, इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हुआ था। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बुद्धा के बारे में भी एंड जैनिज्म, जैन के बारे में भी, महावीर के बारे में भी। तो इससे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनका बर्थ प्लेस क्या था, उनकी डेथ प्लेस क्या थी, उनकी टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, जैनिज्म में भी यही होता है कि तीर्थंकर्स के बारे में पूछ सकते हैं और उनकी टीचिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। जो यू आर राइट, आईवीसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन महाजनपदास के बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देन आता है मौर्य
मौर्याज आते हैं जो मगध में थे। मौर्यास के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें हमें इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशानाज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब इन सब की हमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इम्पॉर्टेंट किंग्स देखेंगे और उन्होंने जो जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया के लिए किया है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। देन पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ताज, ठीक है, गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर डैट पोस्ट गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता में जो है वो हर्षा आ जाते हैं, और यहां पे जो है हमारी एंशिएंट इंडिया फिनिश होती है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड टू हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक टू हर्षा, यहां पे जो है हमारी एंशिएंट की क्रोनोलॉजी जो है वो फिनिश होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब सोर्सेस क्या होता है? सोर्सेस मतलब होता है कि हम किसी भी कल्चर के बारे में, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि हमें एग्जाम के लिए कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने जिसमें देखा था कि स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, एनसीईआरटीज फॉलो करनी है। तो हिस्ट्री के लिए हम दो तरीके के सोर्सेस फॉलो करते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक होता है लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है? मटीरियल सोर्सेस, टेंजिबल सोर्सेस, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कॉइन्स क्या लगता है आपको क्या होंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे या लिटरेरी सोर्सेज होंगे? जो कॉइन्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे या फिर लिटरेरी सोर्सेज होंगे? आर्कियोलॉजिकल, ओके, ओके, ठीक है। कॉइन्स जो है वो मटेरियल। अब देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगी, जैसे ये कॉइन है, सपोज ये गोल्ड का बना है, ठीक है, बट अगर इसमें कुछ लिखा होगा कि ये किस किंग ने बनाया, कहाँ बनाया, तो हमें इस पे रिटन एविडेंस भी मिले, है ना। और लिटरेरी सोर्स में क्या होता है कि हमें रिटन एविडेंस मिले हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सोर्सेज को ऐसे डिवाइड करना, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज है जिसमें हमें मटेरियल मिला है पर उस पर रिटन चीज़ें भी है। जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, वो है तो मटेरियल, वो बना किसी स्लैब पे है, किसी स्टोन पे है, बट उस पर चीज़ें रिटर्न है। तो मेन डिफरेंस जो है वो आप सभी ने सही बताया कि कॉइन्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगी क्योंकि वो मटेरियल से बना है, और लिटरेरी सोर्स में रिटन किसी भी चीज़ पे जब लिखा होता है, रिटन होता है, राइटिंग होती है, तो उसे हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं। अब जैसे इंस्क्रिप्शन या फिर हम एपिग्राफी कह सकते हैं, क्योंकि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं। देन न्यूमिस्टमैटिक, एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और आर्किटेक्चरल रिमेन्स। अच्छा आप बताइए, जो वेदास है
हम उसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहेंगे कि लिटरेरी सोर्स कहेंगे? जो वेदास है, वेदास जो हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे या लिटरेरी सोर्स कहेंगे? राइट, इटाची, यू आर राइट. राइट, वेदास जो है वो लिटरेरी सोर्स के अंडर आ जाएगा, क्योंकि वेदास जो है वो पहले ओरली अवेलेबल थे. जब आर्यंस इंडिया में आए, उन्होंने जो वेदास है उसको रिटन फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, वरना उससे पहले वो ओरली हमें उसके एविडेंसेस मिले या फिर ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेस के थ्रू मिली है. अब लिटरेरी सोर्सेस भी इंडिजीनियस होते हैं एंड फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन अकाउंट से हमें मिलते हैं. और इंडिजीनियस के भी पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिलीजियस और एक होते हैं नॉन रिलीजियस. अब आप मुझे लिटरेरी सोर्सेस में, इंडिजीनियस में, नॉन रिलीजियस का कोई एग्जाम्पल दीजिए कि कोई ऐसी आपको बुक पता है जो नॉन रिलीजियस है और वो लिटरेरी सोर्स है. अगर मैं आपको हिंट दूं तो चाणक्य की एक बुक है, वेरी गुड, अर्थशास्त्र. ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे आज मैंने आपको ब्रीफली बताया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं. जब जब टॉपिक्स कवर होंगे तो हम देखेंगे कि उसके आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या है. ठीक है, हम एक साथ नहीं करेंगे सारी चीज़ें, हम क्रोनोलॉजी वाइज चलेंगे. ठीक है, जिससे आपको भी इजी पड़े याद करने में. प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये आज का हमारा टॉपिक है. उससे पहले हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है एंड हिस्ट्री क्या होती है. देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या होता है, जहां पे हमें कोई भी रिटन एविडेंस प्रोवाइड नहीं होते, जहां पे राइटिंग हमें मिलती ही नहीं है या मिली ही नहीं है, उसके कोई एविडेंसेस नहीं है. और प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि हमें रिटन एविडेंस मिले हैं बट हम उसे अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं. जो आज का ह्यूमन है, जो हिस्टोरियंस है, वो रीड नहीं कर पाए क्योंकि हमें उसके स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है बट हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. एंड जो हिस्ट्री है उसका क्या मतलब है कि हमें रिटन एविडेंस भी मिले हैं एंड हम उसे रीड भी कर सकते हैं. तो ये ब्रीफ डिफरेंस है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्ट्री में एंड हिस्ट्री में. तो जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टोन एज, कि हमें यहाँ कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले. स्टोन एज में या प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या करते हैं, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है. अब प्रोटो हिस्ट्री का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आईवीसी. हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं बट हम उसे रीड नहीं कर पा रहे, हम एबल नहीं है उस स्क्रिप्ट को रीड करने में. एंड हिस्ट्री की एग्जाम्पल तो जैसे आज का है, जैसे कोई भी मॉडर्न इंडिया या मिडिवल इंडिया या बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स,
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के, या फिर वेदास, उपनिषद, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हिस्ट्री के हो जाएंगे। तो प्री हिस्ट्री में नो रिटन एविडेंस, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस होते हैं बट रीड नहीं कर पाते, एंड हिस्ट्री में रिटन एविडेंस एंड रीड दोनों कर पाते हैं। ये एक ब्रीफ जो है वो हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो आज जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम आज स्टोन एज करेंगे। स्टोन एज करने से पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन देख लेंगे कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, हमें ह्यूमन ने ऐसी क्या क्या चीज़ें करी जिससे आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर वो एक ऐसी स्पीशीज कैसे बनी जो इतनी, कि हम कहते हैं ना ह्यूमन जो स्पीशी है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशी है, तो वो स्पीशी कैसे बनी। तो देखिए यहाँ इस जो पिक्चर है उसमें क्या दिखाया गया है कि मंकी से आज का एक ह्यूमन बना है, बट ऐसा तो नहीं है कि हम मंकी से है, जैसे हमारे कहते हैं कि चिंपैंजीज जो है उससे हमारे जीन्स मिलते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए। चिंपैंजी एंड ह्यूमंस, उनकी जो जीन्स है वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे अगर हम कहें कि जो प्लांट है और ह्यूमन है तो उनके जीन्स में काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है, बट जो चिंपैंजी है और जो ह्यूमन है उनके जो जीन्स है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज होगी। तो इसलिए ये माना जाता है कि हम जो है बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और आज इस कंडीशन पे पहुंचे हैं। ये एक फिगर है, बस आप इस नाम को एक बार रीड कर लीजिए, आपको इस नाम को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में कभी आए कि ये पूछ दिया कि एस्ट्रोपैथिक्स किससे रिलेटेड है, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और ह्यूमन एवोल्यूशन में इसका यूज होता है। अब देखिए, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस। होमो हेबिलिस का क्या मतलब होता है? पहली बात तो होमो का मतलब क्या होता है? मेन। होमो मीन्स मेन। होमो हेबिलिस का मतलब क्या होता है? हैंड यूजिंग मैन। हैंड यूजिंग मैन। आपको पता है चिंपैंजी और जो ह्यूमंस है या फिर जो ह्यूमन है, होमोसेपियंस है, वो कैसे अपने आप को इतना इवॉल्व कर पाए? कौन सी एक ऐसी चीज है जो उसको इतना इवॉल्व कर पाई और सारी जो स्पीशीज है वो पीछे छूट पाई या छूट गई? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो हमारा थंब है ना, ये जो थंब है उसको यूज करना आता था होमो सेपियंस को, तो वो किसी भी चीज को पकड़ सकते थे, काट सकते थे, बना सकते थे। तो जब थंब का यूज होने लगा, थंब का यूज उन्हें करने आना लगा, तो वो जो स्पीशी है वो और स्पीशी से अलग हो पाई। ये जो चीज़ है, ये जो फैक्ट है, मैंने सेपियंस जो बुक है उससे पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और अभी हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे शेयर करना सही समझा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में क्या होता है? होमो इरेक्टस का मतलब होता है फुल्ली इरेक्टेड पोस्चर। कि जो इंसान है या जो होमो है या जो मैन है वो थोड़ा सा सीधा और चलने लगा। पहले वो मंकीज की तरह चलता था, थोड़ा बेंड होके, बट अब वो स्ट्रेट चलने लगा, उसका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होने लगा। देन है होमो सेपियंस।
जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि हम होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस का मतलब है थिंकिंग मैन। ठीक है, कि थिंक कर पाया। जो होमो सेपियंस है वो किसी चीज़ के बारे में सोच पाया, उसने जितनी भी सारी सोच डेवलप की, जिससे उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए, उसने फायर इन्वेंट किया, उसने व्हील इन्वेंट किया, तो ये सारी चीज़ें होमो सेपियंस के आने से स्टार्ट हुई। देन होमो सेपियंस सेपियंस। अब होमो सेपियंस सेपियंस क्या है, सिर्फ एक जो ये सेकेंड सेपियंस लिखा है ये एक सब स्पीशीज है होमो सेपियंस की ही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या थी, या बायोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से होमो सेपियंस बने। क्या आपको पता है बायोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिससे मैन थिंकिंग मैन बन पाया, या फिर वो इतना इवॉल्व हो पाया? एनीवन? अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ कि जो होमो सेपियंस होगा तो उसका ब्रेन साइज कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, जो ब्रेन साइज है? हाँ, तो जो ब्रेन साइज है वो होमो सेपियंस का बड़ा होगा या फिर लार्ज होगा। ठीक है, देन चेंज इन पेल्विक स्ट्रक्चर, जो पेल्विक स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आए। देन जो होमो सेपियंस है वो पहले 4 पैरों पर चलता था, अब वो 2 पैरों पे चलने लगा। जैसे हमारी तरह, मतलब जैसे आज का ह्यूमन है उसका ब्रेन साइज भी बिग है। ठीक है, वो 2 पैरों पर चल सकता है। चिंपैंजी भी देखा होगा आपने कि वो 2 पैरों पे भी चल सकता है, वो 4 पैरों पे भी चल सकता है हैंड्स एंड लेग्स का यूज करके। बट जो ह्यूमन है वो 2 ही पैरों पर चलते हैं। एंड मोडिफिकेशन हुआ उसके डेंटल स्ट्रक्चर में। अब डेंटल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन क्यों हुआ होगा? जो टीथ के साइजेस है उसमें कैसे चेंजेस आए होंगे? क्या आप सोच सकते हैं इस बारे में कि उसके जो टीथ है उसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ होगा? जो होमो हेबिलिस है एंड जो होमो सेपियंस है, उसके डेंटल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंसेस क्यों हुए होंगे? जो नो एनीवन? ओके, ड्यू टू फूड हैबिट्स। वेरी गुड बीनम। ड्यू टू फूड हैबिट्स जो है वो डेंटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, क्योंकि जो अर्ली मैन था वो रॉ फूड खाता था सिर्फ, क्योंकि फायर तभी डिस्कवर नहीं हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाता था। ठीक है, पर जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई उसने वेजिटेबल्स को खाना स्टार्ट किया, उसने रॉ फूड के साथ साथ कुक्ड फूड भी खाना स्टार्ट किया।
तो जिससे उसकी फूड हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई। जैसे कैनाइन्स होते हैं, जैसे हमने लायन देखे होंगे, जो कार्निवोरस होते हैं उसके कैनाइन होते हैं। क्यों होते हैं कैनाइन? उनके कैनाइन होते हैं ताकि वो जो नॉनवेज है या फिर जो अपना प्रे है उसको अच्छे से खा सके, इसलिए उनको कैनाइन प्रोवाइड होते हैं। एंड जो वेजिटेरियंस होते हैं, जैसे जो एनिमल सपोज काव हो गया, बफेलो हो गए, उनके पास कैनाइन नहीं होते। तो डेंटल स्ट्रक्चर्स भी जो है वो इवॉल्व हुए हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा है ह्यूमन में। देखिए, अब ये देखिए, पर मैंने जहां तक आपको समझाया, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए और वहीं तक रहिए, क्योंकि हमें पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना है। हमें एग्जाम क्लियर करना है और हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना है जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई होगी, कैसे ब्रेन डेवलप हुआ होगा। बट जैसे मैंने कहा आपको, हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना, हमें पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें एग्जाम तक ही स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, अब ये देखिए, अर्ली ह्यूमंस का एवोल्यूशन दिखाया है। एस्ट्रोपोलिटिक्स, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएडरेंस एंड होमो सेपियंस, ऐसे चेंजेस हुए हैं ह्यूमंस में। जैसे आपने देखा हाइट में चेंज हुआ, पहले बॉडी पे कितने हेयर्स थे, फिर कम हुए। ब्रेन स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, जॉ में चेंज हुआ, क्योंकि डेंटल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। 4 पैरों से 2 पैरों पे चलने लगे। इतना जो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है, जितना मुझे लगा एग्जाम के लिए नेसेसरी है, ये उतना है। आप बस इन जो ये स्पीशीज है, ये उनके नाम एक बार पढ़ लीजिए, स्पेशली इन 5 के। जिसके आगे होमो लग रहा है वो तो हमें पहचान में ही आ जाएगा कि ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है पीडीएफ में, आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कि जैसे आपको एक और चीज़ ये पता होगा, वेट, कि अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है, समवेयर हेयर, और यहाँ इंडिया है। तो जो फर्स्ट ह्यूमन का फॉसिल मिला था वो कहाँ मिला था? हमें अफ्रीका में ही मिला था। अफ्रीका से ही सारे जो होमोज है, सारे जो मैन है, वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो फर्स्ट जो एविडेंस है वो अफ्रीका में ही मिला था हमें, होमोसेपियंस का या होमो का। एस्ट्रोपोलिथिक्स के बारे में है कि इनका जो फॉसिल है ल्यूकी, वो भी हमें अफ्रीका में मिला था। होमो हेबिलिस का जो फॉसिल है वो भी हमें इथोपिया एंड तंजानिया में मिला था। होमो इरेक्टस केन्या एंड जावा। ठीक है, और ये इनकी थोड़ी सी टाइमलाइन है, इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रीफली हमें चीजें याद रहनी चाहिए कि कौन सा पहले आया, एंड लास्ट तो हम ही है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो थोड़ा सा हम याद रखेंगे, बट मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हम किस पे डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजी पर। सिर्फ हम आर्कियोलॉजी पर डिपेंड है कि प्री हिस्ट्री में जो ह्यूमन है वो कैसे डेवलप हुआ। तो जितना भी ह्यूमन एवोल्यूशन है वो हमें कैसे पता चला? सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजी जो है, एविडेंसेस जो है या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमें स्टोन के एग्जाम्पल मिले कि स्टोन की शेप्स चेंज हुई, तो हमें पता चला ठीक है कि जो ह्यूमन है उसने इवॉल्व किया, वो डेवलप हुआ। प्लांट्स के फॉसिल मिले, तब हमें पता चला कि उस टाइम पे ये फॉसिल था, तो ये प्लांट अवेलेबल होगा। एनिमल्स की बोन्स मिली, उनके फॉसिल्स मिले, तो ये पता चला कि ये एनिमल्स और ये
फिश या ये प्लांट्स अवेलेबल थे उस टाइम पीरियड पे। देन है कार्बन 14। अब कार्बन 14 क्या होता है? कार्बन 14 से हम हेल्प कर सकते हैं या ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी फॉसिल की, स्पेशली फॉसिल को देख पाए कि ये कितना पुराना है। तो जैसे हर लिविंग बीइंग में कार्बन प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे वो कार्बन कंटेंट लूज होता रहता है, लॉस होता है उसका, उससे पता चलता है कि हमें वो कितने ईयर्स पुराना है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि रेडियो कार्बन जो है वो किस लिए यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, तो हम देखेंगे डेट के लिए यूज होता है, एज के लिए यूज होता है। एज कैलकुलेट करने के लिए रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहां तक सबको समझ आया? कोई डाउट है किसी का? या फिर हम आगे बढ़े? ठीक है। तो देखिए, स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज। जो स्टोन एज है उसे हम स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्या एक या फिर जो जब कॉपर एज आएगी उसे कॉपर एज क्यों कहते हैं? चारकोलिथिक एज क्यों बोलते हैं? आयरन एज को आयरन एज क्यों बोलते हैं? क्यों हिस्टोरियंस ने ऐसे डिफरेंस दिया है या फिर ऐसे नाम दिया है एजेस को? उपांग, सॉरी आई डोंट नो द एब्रीवेशन ऑफ CLR। क्या आपको पता है स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहते हैं? ऐसी क्या चीज होगी कि हम एज को मटेरियल से डिनोट करते हैं? ओके टाची, ओके। तो स्टोन एज में क्या है? स्टोन एज को स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज हो रहा है जिससे सोसाइटी, फूड हैबिट्स, या फिर ऐसे लिखते हैं हम क्योंकि हम स्टोन एज के हिसाब से चल रहे हैं, तो फूड हैबिट्स, शेल्टर, एंड इवोल्यूशन, ये सारी इस मटेरियल पे डिपेंडेंट है। क्योंकि फूड हैबिट्स में कैसे कि स्टोन का ही यूज करके वो हंट करते हैं, शेल्टर के लिए वो केव्स में जा रहे हैं। इवॉल्व कैसे हुए कि पहले बहुत बड़ा स्टोन यूज करते थे, देन जैसे जैसे इवॉल्व हुए स्टोन का साइज जो है वो छोटा होता गया, शार्प होता गया। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस है वो एज को मटेरियल से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी एज का। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को मिस आउट कर देते हैं तो मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो स्लाइड्स में दे रखी है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे।
जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि यूज ऑफ स्टोन टूल्स, सही कहा उन्होंने कि स्टोन एज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, स्टोन से टूल्स बनाने का। ठीक है, तो जहां टूल्स बनते थे उस साइट को क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट, जहां पे हमें एविडेंस मिले, क्योंकि हम तो वहां जाके हिस्ट्री में जाके नहीं देख सकते हैं, बट जहां हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं वो सारी चीजें जो है या फिर उस साइट को फैक्ट्री साइट कहते हैं। अब स्टोन एज जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आज हम पेलियोलिथिक पढ़ेंगे। और जो पेलियोलिथिक है, पहली बात तो पेलियो मतलब क्या होता है, पेलियो मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथिक मीन्स होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज, एंड ओल्ड स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 3 पार्ट्स है वो, ओके उपांग। जो पेलियोलिथिक है वो किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर। ओके, सॉरी, जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट्स में 3 पीरियड में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। एंड जो पेलियोलिथिक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर पेलियोलिथिक। तो आज जो है वो हम पेलियोलिथिक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे मेसो और नियो दोनों टॉपिक कवर कर ले। जैसे पेलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। अब न्यू स्टोन एज का मतलब क्या होता होगा, कि कोई न्यू पत्थर आया या कोई न्यू स्टोन आया या किसी न्यू मटेरियल से बना, क्या होता होगा न्यू स्टोन एज में, न्यू का मतलब, न्यू स्टोन एज में, न्यूलिथिक में जो न्यू वर्ड है उसका मतलब क्या होता होगा, न्यू स्टोन एज में न्यू का मतलब होता है कि सपोज ये स्टोन है, ये पहले ऐसे था बट वो इवॉल्व हुआ होमोसेपियंस के साथ, मेंस के साथ, तो उसने इसकी शेप चेंज करी, उसने उसको शार्पर बनाया, स्मॉल बनाया, ठीक है, और बहुत सारे वर्क्स में यूज करने लगा, इसलिए उसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। कि एक जो स्टोन था जो पहले इतना बड़ा यूज होता था, अब वो इतना और इस तरीके से यूज होने लगा। ठीक है, ये ब्रीफ टाइम पीरियड है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक एंड आयरन एज। ये जो है ये प्री हिस्ट्री है, ये जो है ये हमारी प्री हिस्ट्री है, और इसके बाद से जो भी है वो प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब ये सारी चीजें हमें याद करना है कि पेलियोलिथिक जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, तो जैसे ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स है पुराने जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पेलियोलिथिक जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में।
और वो एक आर्कोलॉजिस्ट थे। जैसे जॉन लुकबर्ग जो है वो आर्कोलॉजिस्ट थे जिसने पेलोलिथिक वर्ड को 1885 एडी में कॉइन किया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए लोअर मिडल एंड अपर जो पेलोलिथिक है उसमें डिवाइडेड है। ये आप टूल्स देख सकते हैं, पेलोलिथिक के टूल्स है ये। अब जैसे मैंने आपको बताया 3 पीरियड है पेलोलिथिक में भी, लोअर मिडल अपर। तो जो ये बड़े बड़े स्टोन्स है ये कब यूज हुए होंगे? जब स्टार्टिंग होगा पेलोलिथिक का, जब ह्यूमंस को स्टोन यूज करने नहीं आते होंगे। और पर ये जो हैंड एक्स या क्लेवर है ये कब यूज होगा? लास्ट फेज में यूज हुआ होगा। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं पेलोलिथिक के, उसके बाद हम इन जो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है उसको देखेंगे। पेलोलिथिक एज में मैन क्या करता था? हंटर था, नोमैड था, फूड गैदरर था। मतलब फूड को गैदर करता था, अगर उसे फूड मिलता है या फ्रूट्स मिलता है तो वो उसे गैदर करता था। उसे एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उसे फूड क्रॉप्स की नॉलेज नहीं थी। पेलोलिथिक एज में ह्यूमंस को फूड कैसे उगाते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, उसकी नॉलेज नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आपको लगेगा कि उसे स्टोन यूज करना आ रहा है, उसे हंट करना आ रहा है, तो शायद उसे फूड क्रॉप को उगाना भी आता हो या एग्रीकल्चर भी करना होता है। पर पेलोलिथिक एज में ये जो एविडेंस है ये मिसिंग है। तो वो गैदरर था, फूड गैदरर था एंड नेकेड था। क्या करता था वो? बिग स्टोन यूज करता था। बिग स्टोन यूज करता था फॉर हंटिंग। रॉक एंड केव्स में रहता था। रॉक केव्स में रहता था किसके लिए? शेल्टर के लिए। देन फायर यूज करता था। पर जो फायर है वो कब यूज हुई होगी? पेलोलिथिक में जो फायर है वो स्टार्टिंग में सीख गया होगा या फिर एंड जो पीरियड था पेलोलिथिक का उसमें आया होगी? फायर कब इन्वेंट हुई होगी? एकदम स्टार्टिंग में या फिर लोअर फेज में? जब पेलोलिथिक खत्म हो रहा था या फिर उसका दूसरा मेसोलिथिक आने वाला था तब स्टार्ट हुई थी, या फिर तब डिस्कवर हुआ था फायर, या फिर एकदम स्टार्टिंग में फायर डिस्कवर हो गया होगा? राइट, बीनम जो राइट began to paint in rock shelter। अगर ये ऑप्शन आए या फिर ये क्वेश्चन आए कि जो पेलोलिथिक मैन था क्या उसे पेंट करना आता था, तो आप राइट मार्क करके होगा, क्योंकि एंड में जब पेलोलिथिक एंड हो रहा था तो हमें पेंटिंग के एग्जाम्पल्स मिले। ठीक है, क्या एक बहुत फेमस आप केव बता सकते हैं जो पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए स्पेशली? रॉक पेंटिंग के लिए एक जो रॉक केव है वो बहुत फेमस है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्या आपको पता है वो केव कौन सी है? एनी आइडिया?
वो थी भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स, क्या किसी ने इसका नाम सुना है? भीमबेटका केव्स जो एमपी में है। तानी, इट्स नॉट अजंता, इट्स भीमबेटका, राइट, भीमबेटका केव्स। और पता है भीमबेटका में हमें 49 केव्स मिली है जहां पेंटिंग्स है, ऐसे हमें 49 केव मिली है। तो ये एक फैक्ट हो गया कि भीमबेटका में 49 केव्स मिली है। पर जो हमें 49 केव्स के एविडेंस मिले हैं, पर जो हम देख पाए अच्छे से वो है 45। जो रिमेनिंग 4 है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है देखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर है। ठीक है, ये जो है मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये आप देख लीजिए एक बार, ये एक टेबल फॉर्म में है। ठीक है, जिससे आपको भी इजी हो ये सारी चीजें याद करने में। ये ब्रीफली इसकी टाइमलाइन है लोअर, मिडिल एंड अपर की। अब हम इसे एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या टूल्स यूज करते थे, कैसी सोसाइटी थी। सोसाइटी उतनी बिल्डअप नहीं हुई थी, बट लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिए थे इस टाइम पीरियड तक, अपर पैलियोलिथिक तक। ठीक है, स्पेशली हम यहाँ पे टूल्स देखेंगे एंड साइट्स देखेंगे। तो अगर हम देखें कि पैलियोलिथिक या फिर पूरे स्टोन एज से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 2 चीज़ें हैं जिस पे हम ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, वो है टूल्स एंड साइट्स। एंड ऑफ द ये जब प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड एकदम खत्म हो जाएगा आयरन एज तक या फिर मेसोलिथिक या चारकोलिथिक तक, तो मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करूंगी जिसमें साइट्स के मतलब साइट्स दी हुई होगी, कलरफुल होगा वो मैप कि पैलियोलिथिक में ये साइट्स है। सपोज यहाँ पे ये पूरा मैप है, तो ये जो ब्लैक सर्कल है वो पैलियोलिथिक है, स्टार है वो मेसोलिथिक है, एंड स्क्वायर है तो वो आयरन एज है। तो ऐसे करके मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करूंगी, तो आपके लिए वो रिवीजन के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। पर वो मैं जब वो क्लास एकदम खत्म हो जाएगी हमारी प्री हिस्ट्री की, तब आपको प्रोवाइड कर दूंगी। या फिर आप ऐसी चीजें टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 अलग अलग टाइमलाइंस है, तो ये दोनों ऑथेंटिक जगह से मैंने ली गई है, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते इन सारी चीज़ों पे कि इनके टाइमलाइंस बताइए, तो ब्रीफली आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक को क्या बोलते थे, जो लोग होते थे उनके वॉन्डरर्स कहते थे। क्यों वॉन्डरर्स कहते थे? क्योंकि लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, हंटिंग करने के लिए घूमते रहते थे। टूल्स वर मेड यूजली मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वाजाइट, इसीलिए जो लोअर पैलियोलिथिक मैन है उसे क्वाजाइट मैन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हाईलाइट करूंगी या बोल्ड कर दूंगी, तो ये सारी चीजें जब आप रिवाइज करेंगे तो सिर्फ यही चीजें याद रखिएगा। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या है, एज ऑफ फ्लेक्स। अब मैं आपको फ्लेक्स एंड कोर में डिफरेंस बताती हूँ। जैसे एज ऑफ फ्लेक्स लिखा है यहाँ, तो एक होता है कोर एंड एक होता है फ्लेक्स। सपोज ये एक बड़ा स्टोन है, जब 2 स्टोन को आपस में मारा जाता है या फिर टकराया जाता है, तो क्या होता है, एक बड़ा स्टोन बचता है और एक छोटा स्टोन बचता है। तो जो ये बड़ा स्टोन है इसे बोलेंगे कोर, एंड जो छोटा स्टोन है उसे बोलेंगे फ्लेक। ठीक है, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या होगा, जो ह्यूमन है या जो होमो है उसे समझ आ जाएगा कि इतने बड़े रॉक से ना हंटिंग हो पाएगी और ना कोई यूजफुल होगा, तो उसने तोड़ना स्टार्ट किया, फ्लेक्स में तोड़ना स्टार्ट किया। ये जो छोटे पत्थर है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया और शेप देना स्टार्ट कर दिया इन स्टोन्स को। शेप क्यों देते होंगे टूल को, इतने बड़े पत्थर को क्यों नहीं यूज करते होंगे, क्यों फ्लेक्स को यूज करते होंगे?
सॉरी, फ्लेक्स को क्यों यूज करते होंगे और कोर को क्यों नहीं यूज करते होंगे? फ्लेक्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये शार्पर होते हैं और हंट करने में इजी होता है, भारी कम होते हैं, तो हम बड़े एनिमल्स को आराम से हंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लेक्स का यूज करते थे। वेट, ठीक है, इजियर टू यूज, नाइस। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में क्या हमें होमोसेपियंस के ट्रेसेस मिले। जो आज का ह्यूमन है वो हमें कहाँ उसका एविडेंस मिला है? अपर पैलियोलिथिक एज में मिला है। लोअर पैलियोलिथिक में हमें होमो इरेक्टस का फॉसिल मिला है। कहां पे मिला है? हाथनोरा में, नर्मदा बेसिन में। नर्मदा किस स्टेट में है? हम हिस्ट्री के साथ साथ ट्राई करेंगे कि ज्योग्राफी और पॉलिटी भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर ले। बताइए नर्मदा बेसिन किस स्टेट में है? पता है किसी को? ओके, नाइस। अगर हम सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मिक्स मैच करें, मतलब अगर हम 97% हिस्ट्री पढ़े और 2-3% अगर हम थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ा इन्वायरमेंट, थोड़ा पॉलिटी रिवाइज कर ले, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इससे क्लास भी थोड़ी इंटरैक्टिव रहती है और थोड़ी सी, क्योंकि सबको लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, वैसे ये नहीं है। अगर इंटरेस्ट है आपका तो हम 2-3% अगर ऐड ऑन कर लेंगे तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा इंटरैक्शन भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो हमें याद रखनी कि होमो इरेक्टस का फॉसिल हमें कहाँ मिला था, ठीक है, किस जगह पे मिला था। और जो जैसे इस लोअर पैलियोलिथिक एज को सोहान कल्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नहीं पूछेंगे आपके कि सोहान कल्चर क्या होता है या फिर इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि सोहान कल्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो सोहान कल्चर है वो आज की डेट में कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देन मिडिल पैलियोलिथिक एज, क्योंकि जो होमोसेपियंस था उनको अभी तक घर बनाना नहीं आया था, तो वो क्या करते थे? केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे एंड ट्रीज की ट्रंक में रहते थे। ठीक है, हमें यहाँ पे अर्ली मैन के एविडेंस मिले हैं जिसे निएंड्रल मैन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें होमो इरेक्टस का मिला, निएंड्रल मैन का मिला, होमोसेपियंस का एग्जाम्पल कहाँ मिला था? देखते हैं आप क्लासेस कितनी अच्छे से पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। होमोसेपियन का एग्जाम्पल हमें लोअर, मिडल या अपर, तीनों में से किस में मिला है? नेक्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि होमोसेपियंस का एग्जाम्पल कहाँ मिला है। अब इतनी हिंट तो आई थिंक काफी होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो स्लाइड फिर से रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा। मिस पॉजिटिव, राइट। तानी, राइट। ओके ओके, मतलब आप ध्यान से क्लासेस सुनते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज में क्या है? हमें रॉक पेंटिंग के एग्जाम्पल मिले हैं भीमबेटका में। ठीक है, अब जो अर्ली मैन है वो क्या बनाता होगा? जो वो अपने आसपास देखता होगा, पेंटिंग में वो क्या बनाता होगा? एनिमल्स बनाता है। ठीक है, हंटिंग एनिमल्स के हमें एग्जाम्पल्स मिले, ह्यूमंस बनाता है, डांस करते हुए लोग बनाता है। तो जो सारी एक्टिविटीज वो करता होगा उसकी वो पेंट कर देता होगा। तो जो अर्ली मैन है वो बहुत सिंपल पेंट करता होगा, अपने बुक्स वगैरह में या फिर अपने डिस्कवरी में, या फिर अगर आप
लकी रहे हो तो आपने भीमबेटका में देखा होगा जाके कि जैसे ह्यूमन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4, बस 4 लाइनों से जो है वो ह्यूमन को इज माई वॉइस इज क्लियर? ओके, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस थे वो ड्राइंग करते थे। जैसे आज जो हम इमोजीज यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, जो हम इमोजीज यूज करते हैं उसमें भी यही फीचर देखते हैं। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे एनिमल्स का बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, बोर्स, राइनोसोर्स, तो इस सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे एनिमल्स भी उस टाइम पीरियड पे प्रेजेंट थे। देन रेड एंड ग्रीन कलर देखने को मिलता है। अब ग्रीन कलर जैसे है वो किससे बन सकता है, वो प्लांट्स की लीव से हम रेड ग्रीन कलर बना सकते हैं, रेड कलर हम किसी फ्रूट से बना सकते हैं। और इस टाइम पीरियड पे जो था वो क्लाइमेट जो था वो ह्यूमिड हो गया था। अब ह्यूमिड क्लाइमेट होने से क्या होगा, वेजिटेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, जो वेजिटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेनफॉल जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, सनलाइट अच्छे से प्रोवाइड होगी। तो ये सारे फीचर्स है कि जब एंड होने वाला था, अपर पैलियोलिथिक का जब एंड था तो क्लाइमेट भी चेंज हुआ था। तो क्लाइमेट जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कल्चर को या फिर किसी भी एज को फ्लरिश होने में। देन ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इन साइट्स को आपको मगअप करना पड़ेगा। मगअप नहीं कहूंगी, थोड़ा सा याद कर लेना, ब्रीफली एक एग्जांपल ले लेना जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बेलन वैली इंपॉर्टेंट है अपर पैलियोलिथिक एज में, भीमबेटका इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोटा नागपुर बेसिन इज इंपॉर्टेंट। देन मिडिल पैलियोलिथिक में शेरगांव इज इंपॉर्टेंट, दिवाना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Here is भीमबेटका ऑल्सो, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना वैलीज, दीज आर इंपॉर्टेंट। बस आप एक बार रीड कर लीजिए, वरना मैं आपको मैप प्रोवाइड करूंगी तो आपके विजुअल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये सारी साइड्स भी आपको याद करनी है। देखिए भीमबेटका जो है वो तीनों स्लाइड्स में तीनों फेजेस में इंपॉर्टेंट है, लोअर में भी, मिडिल में भी और अपर में भी। जो ट्रेसेस है लोअर पैलियोलिथिक के जो है वो असम, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में भी है, ये तो ठीक है। बट इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट मार्क करना है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है कि कहाँ पर नहीं है, सिंध एंड केरला में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में हम भूल सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो नहीं है ना वो हमें ज़्यादा याद रखनी है। एंड टूल्स के एग्जाम्पल, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेंगे और रिवाइज करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे मगअप करने की, एक दो बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके टूल्स एंड इसके टूल्स एंड साइट्स पे जो ये वाली स्लाइड है एंड जो ये वाली स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना तो आपको पता है कि लोअर पैलियोलिथिक में क्या होगा, या फिर नॉर्मली भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करेंगे लोग, है ना, कैसे अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे होंगे। बट टूल्स एंड साइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे पैलियोलिथिक एज है वो ऑल ओवर इंडिया में थी, ठीक है, साउथ से स्टार्ट हुई थी एंड नॉर्थ एंड वेस्ट ईस्ट तक गई थी, ओके। हमें ऑर्चिड एग शेल्स के भी एग्जाम्पल मिले कि इससे क्या करते थे,
वो रीड्स बनाते थे। जो हाईलाइटेड है और जो बोल्ड में, आप उसे ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करिए या फिर रीड करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज जो है ये हमारा पेलोलिथिक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज मैं थोड़ा स्लो चली क्योंकि आज हमें थोड़ा सिलेबस डिस्कस करना था, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करना था। वरना हम ट्राई करेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे एक क्लास के अंडर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ में चल के क्लियर करें, ठीक है। तो आज जैसे हमने पेलोलिथिक कंप्लीट करा, कल हम मेजो, नियो, चारकोलिथिक एंड आयरन एज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आज आई नो मैं थोड़ा सा स्लो थी, कल से हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे और अपना जो कंप्लीट है करेंगे सिलेबस, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, या फिर हम जो अगली क्लास है वो कल स्टार्ट करेंगे, जो पेलोलिथिक के बाद के टॉपिक्स हैं। और जब क्लास ख़त्म हो जाएगी या फिर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करूँगी। PYQ को एनालाइज करते हुए आपको MCQs प्रोवाइड होंगे एंड आंसर राइटिंग के लिए भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं 8 o'clock। 8 o'clock किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, 8 o'clock कल मिलते हैं। और आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और प्लीज़ एक्स्ट्रा कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी भी एक टॉपिक या एक साइड पे PhD करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है सिर्फ, तो हमारा मोटिव यही है कि सिर्फ हम एग्ज़ाम क्लियर करें। चलिए, ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।